अब क्रिसमस ईव बहुत ही ज्यादा नजदीक था, क्योंकि आज रात को ही सारी तैयारियां होनी थी। आज रात को ही वो पार्टी थी, तो पूरे काउंसिल को दबा के मेहनत करनी होगी। और काउंसिल प्रेसिडेंट सबको ऑर्डर दे रही होती है और वो सबको समझाती है कि अपना काम सीरियसली लेना, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और आज का इवेंट पीसफुली गुजरना चाहिए। और सभी मान जाते हैं, पर बस माकी का एक सवाल था। वो प्रेसिडेंट से जाके पूछता है, हाँ मैं जानता हूँ कि मैंने कहा था कि मैं वहाँ जाके काम करूँगा, पर क्या बस मुझे कुछ टाइम मिल सकता है, क्योंकि रात को मुझे किसी जरूरी काम से जाना है। तब प्रेसिडेंट बोलती है कि तुम नहीं जा सकते, तुम्हें पता है ना कि वहाँ पर कितना काम है, तुम हमें ऐसे बीच मौके में नहीं छोड़ सकते। तब माकी उनसे बोलता है कि मुझे पता है कि मैंने वादा करा था, पर मुझे कुछ जरूरी काम आ गया, पर आप चिंता मत करो, मैं बस 15 मिनट के लिए जाऊंगा और उससे पहले ही वापस आ जाऊंगा। तब क्लास प्रेसिडेंट बोलते हैं कि 15 मिनट कुछ ज्यादा नहीं है, पर फिर भी रूल्स तो रूल्स हैं, तो उस टाइम को पूरा करने के लिए तुम्हें लंच टाइम नहीं मिलेगा और 15 मिनट कुछ ज्यादा ही है, तो तुम्हारे साथ साथ सेकी का भी लंच टाइम हटेगा और उसको उस 15 मिनट में मेरी मदद करनी होगी। और ये सुन के सेकी बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो बोलता है कि जाना तो उसको है, आप पनिशमेंट मुझे की दे रहे हो। तब प्रेसिडेंट बोलती है कि ये तुम्हारा ही दोस्त है, तो इसके लिए तुम इतना तो कर ही सकते हो। और वैसे भी अच्छी बात है ना, तुम अपनी बड़ी बहन के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाओगे। अब ये बात माकी की थी, तो सेकी मान जाता है कि वो अपनी बड़ी बहन की मदद करेगा। अब बाकी सभी खुश थे और यू को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आज की पार्टी में वो क्या पहने। तो वो उमी से पूछती है कि तुम्हारा प्लान क्या है, तुम आज क्या क्या करने वाली हो। तब उमी बोलती है कि मैंने खास कुछ सोचा नहीं है, मैं तो घर जाऊंगी, खाना खाऊंगी और थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं सीधा तुम्हारे घर ही आ जाऊंगी और हम वहाँ डिसाइड कर लेंगे कि हमें क्या करना है। और जब ड्रेस की बात उठती है, तब उमी बोलती है कि मैंने कुछ ड्रेस के बारे में ज्यादा सोचा नहीं है, पर शायद मुझे सोचना चाहिए। तब यू एक स्माइल के साथ उसे चिढ़ाते हुए बोलती है, हाँ हाँ मुझे पता है कि तुमने ड्रेस के बारे में नहीं सोचा होगा, क्योंकि पहले तो तुम्हें लग रहा था कि माकी नहीं आ रहा, तो तुम्हारा सुंदर दिखने का कोई मोटिव था ही नहीं। पर जब अब तुम्हें पता चल चुका है कि माकी भी हमारे साथ आ रहा है, तो मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि अब तो तुम एक प्रिंसेस बन के आओगी, क्योंकि जैसे ही हमें पता चला था कि माकी भी हमारे साथ आ रहा है, मैंने तुम्हारा चेहरा देखा था, तुम तो पूरी पैनिक हो गई थी। मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि तुम तब से अपनी ड्रेस के बारे में ही सोच रही हो। और यूँ तो कुछ ज्यादा ही सच बोल रही थी। तब भूमि उसका मुंह पकड़ लेती है और वो उससे बोलती है कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही मुंह चलाने लगी हो। कैसा रहेगा अगर तुम इतना दिमाग पढ़ाई पे लगाओ। तुम्हें पता है ना कि तुम फेल होते होते बची थी, वो तो टीचर को तुम पे दया आ गई, इसलिए उन्होंने तुम्हें पास कर दिया। तब यू बोलती है कि मुझे माफ कर दो, अगली बार से मैं अपना मुंह सोच समझ के खोलूंगी। और ये सब देख के माँ की बहुत ज्यादा हंस रहा था। तो यू को लाइन पे लाने के बाद उमी उसे जाने देती है और यू चली जाती है अपने घर। और फिर थोड़ी देर रुकने के बाद उमी और माकी भी चली जाते हैं, पर माकी को अकेले कुछ काम था, तो वो कहीं और चली जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो किसी से मिलने जा रहा था। और वो खुद अपने आप से बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, पता नहीं अगर मॉम को पता चलेगा तो वो क्या बोलेंगी। अगर आपको याद है तो हमें दिखाया गया था कि ये किसी को टेक्स्ट करता है और ये किसी को मिलने के लिए बुलाता है, पर इसने वो टेक्स्ट किसको करा था ये हमें नहीं दिखाया जाता। और हमें अब रिवील होता है कि वो कोई और नहीं मिनातो थी। अब वो पार्क में आके उसके साथ बैठ जाता है। कुछ देर तक तो दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता। माकी सोच रहा था पता नहीं उसके डैड क्या बोलेंगे। फिर मिनातो बोलती है कि तुम्हारे डैड बहुत ज्यादा बिजी थे, उनकी अचानक से बहुत ज्यादा मीटिंग आ गई और वहाँ से निकलना इम्पॉसिबल था, तो माफ करना कि वो यहाँ पर नहीं आ पाए। तब हमें उस रात का पूरा सीन दिखाया जाता है। दरअसल उस रात को माकी ने अपने डैड को कॉल करा था और वो कॉल पे उससे बोलते हैं कि जल्द ही मेरा स्कूल खत्म हो जाएगा और मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, और जो मेरा ड्रीम कॉलेज है वो आपके अपार्टमेंट के बहुत ज्यादा नजदीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि स्कूल खत्म होने के बाद मैं आपके साथ रहूँ। और वो कॉल पे ये भी बोलता है कि बाकी की बात मैं आपको कल बताऊंगा। और उसने इसी बहाने मिनातो को भी वहाँ पर बुला लिया था, पर उसके डैड तो आए ही नहीं। तब मिनातो थोड़ी आगे जाके बोलती है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे बहुत शांत लड़के लगे थे, एक चुपचाप से रहने वाला लड़का जो किसी से बात नहीं करता। पर जरा देखो, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ये स्टेप उठाने की कोशिश करोगे, और ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो हमें आगे बताया जाएगा। तब माकी बोलता है कि आपने बिल्कुल सही सोचा था, मैं अक्सर चुपचाप ही रहता हूँ, मैं किसी से बात नहीं करता, यहाँ तक कि इससे पहले तो मेरा एक दोस्त तक नहीं था। पर मेरा यकीन मानो, मेरी इस जिद के पीछे कोई रीजन है। और फिर माकी बोलता है कि मैं आपको भी थैंक्स बोलना चाहता हूँ, मुझे लगा नहीं था कि आप यहाँ पर मिलने मुझसे आ जाएंगी।
तब वो बोलती है कि मुझे आना ही था, क्योंकि जिस इंसान से मैं प्यार करती हूँ वो कई दिनों से बहुत ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा है और मुझे उसकी बहुत ज्यादा चिंता है। मैंने उनकी बहुत मदद करने की कोशिश करी, पर मैं समझ ही नहीं पा रही उन्हें प्रॉब्लम है क्या, और उनकी प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तब माकी बोलता है कि आप मेरे डैड को सच में इतना पसंद करती हैं। तब वो एडमिट करती है, मैं तुम्हारे डैड से प्यार करती हूँ और साथ में उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी। हाँ, हमें मिले हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, पर मैं आज जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। तुम्हारे डैड सच में बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हैं। तब वो उसके सामने झुकती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने अपने डैड से बोला था कि जब तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट होगा तो तुम उनके पास रहने जाओगे, पर क्या तुम ऐसा अभी कर सकती हो? प्लीज इत्सुकी के पास चली जाओ। इत्सुकी उसके डैड का नाम है, क्योंकि तुम्हारे स्कूल खत्म होने में अभी 2 साल बचे हैं और तब तक कुछ ज्यादा ही देर ना हो जाए। तब माकी बोलता है कि मैं ऐसा क्यों करूँ, तुम क्यों चाहती हो कि मैं अपने डैड के साथ रहूँ? फिर मिनातो बोलती है कि उन्हें तुम्हारी जरूरत है। मैं जो कर सकती थी मैंने उनके लिए किया, पर शायद जो खुशी उन्हें एक बेटा दे सकता है मैं कभी भी ना दे पाऊँ। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे डैड बिल्कुल भी इमोशंस नहीं दिखाते, पर वो अंदर से टूटे हुए हैं और उन्हें बस तुम ही ठीक कर सकते हो। फिर माकी बोलता है कि तुम ये सब इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकती हो? तब मिनातो बोलती है कि जब भी मैं तुम्हारे डैड के साथ होती हूँ वो तुम्हारा टॉपिक बीच में जरूर लेके ही आते हैं, और वो जब भी तुम्हारे बारे में बात करते हैं उनके चेहरे पे एक स्माइल होती है, एक ऐसी स्माइल जो मैंने उनके चेहरे पे आज तक नहीं देखी। वो बस तभी स्माइल करते हैं जब वो तुम्हारे बारे में बात करते हैं। हाँ, शायद तुम्हें इतना ना लगता हो, पर तुम्हारे डैड तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो प्लीज इत्सुकी के पास वापस चले जाओ। तब माकी बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? तब मिनातो बोलती है कि हाँ, मैं पूरी तरह से अवेयर हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ तक कि आज तो मेरी ऑफिस की छुट्टी थी भी नहीं। मैं सबसे झूठ बोल के आई हूँ, अपने बॉस से, तुम्हारे डैड से, और मुझे पक्का पता है जैसे ही तुम्हारे डैड को पता चलेगा कि मैं यहाँ हूँ तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे, और शायद तुम्हारी मॉम, उनका तो दिल ही टूट जाए अगर उन्हें पता चलेगा मैं उनके बेटे से मिलने आई हूँ। पर प्लीज मेरी ये विश पूरी कर दो। इसके बाद तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास ना आऊँ तो मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। मैं तुम्हें अपना चेहरा भी कभी नहीं दिखाऊंगी। फिर माकी बोलता है और मेरे डैड के बारे में क्या तुम उनसे दूर रह पाओगी? फिर मिनातो बोलती है कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगी और मैं वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद से तुम्हारे डैड से भी कभी नहीं मिलूंगी, पर प्लीज उनके पास वापस चली जाओ। वो अंदर से टूटे हुए हैं और ये देख के माकी हैरान होता है। हाँ, उसे पता था कि मीना तो उसके डैड से प्यार करती है, पर इतना कि वो अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, इसकी उम्मीद तो माकी ने बिल्कुल नहीं करी थी। फिर माकी बोलता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर तुम अपना सब कुछ गंवाने के लिए क्यों तैयार हो? और वैसे भी मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला, मैं तुम्हारी कोई कठपुतली नहीं हूँ। तो अभी वो फिलहाल तो मना कर देता है कि वो अपने डैड के साथ नहीं रहेगा जब तक वो कॉलेज नहीं चले जाता। पर वो जाने से पहले मिनातो से एक रिक्वेस्ट करता है। वो बोलता है क्या आप रात को फ्री हैं? और फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें फिर सीन दिखाया जाता है क्रिसमस पार्टी का, जहाँ पर माँ की सभी का स्वागत कर रहा था और वो अपना काम बहुत ज्यादा ईमानदारी और बहुत ज्यादा पैशन के साथ कर रहा था। तो प्रेसिडेंट उनके पास आती है और उसकी तारीफ करती है, और जब वो बातें कर रहे थे तो वो प्रेसिडेंट नोटिस करती है कि माँ की उन्हें बार बार प्रेसिडेंट कह के बुला रहा है। फिर वो बोलती है कि तुम मुझे प्रेसिडेंट कह के मत बुलाओ। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी प्रेसिडेंट हूँ, पर बस इसी साल के लिए, क्योंकि अगले साल मैं पास आउट हो जाऊंगी। और बिना सोचे समझे माँ की उनका फर्स्ट नेम यूज कर लेता है। वो बोलता है कि ठीक है, मैं आपको तोमो सेनपाई कह के बुलाऊंगा। और ये सुन के तोमो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती, बल्कि वो तो हंसने लग जाती है। वो बोलती है कि तुम दिखने में तो बहुत शांत लगते हो, पर तुम सच में बहुत ज्यादा क्लेवर हो। हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरा नाम लेके मुझे बुलाओ, पर मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरा फर्स्ट नेम यूज करोगे। दरअसल इनका लास्ट नेम सेकी है। तब वो बोलता है कि सेकी नोजोमा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो मैं उसका फर्स्ट नेम यूज करता हूँ। तो मुझे लगा कि अगर मैं उनकी बहन से बात कर रहा हूँ तो मैं उनका भी फर्स्ट नेम ही यूज करूँ, क्योंकि अगर मैं दोनों को सेकी सेकी कह के बुलाऊंगा तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। पर अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं आपको आपके लास्ट नेम से ही बुला सकता हूँ। तब तुम स्माइल करते हुए बोलती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मेरे भाई के अच्छे दोस्त हो तो तुम मेरे भी दोस्त ही हुए। पर हाँ, अगर तुम मेरा फर्स्ट नेम यूज कर रहे हो तो आज से मैं भी तुम्हें माकी कह के बुलाऊंगी, मायहारा नहीं। और फिर वो बाकी कुछ और काम करने के लिए वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ पर एंट्री होती है यूकी, जो उस ब्लू ड्रेस में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। वो इतनी ज्यादा सुंदर लग रही थी कि पूरी पार्टी के लोग
बस उसे ही देख रहे थे। और ये ड्रेस पहनने के बाद आधे बच्चे को तो यही लगने लगा था कि ये सच में कोई फॉरेनर ही है, क्योंकि इसके बाल ब्राउन थे, इसने वेस्टर्न ड्रेस पहनी थी और इसकी आंखों का कलर भी बाकियों से बिल्कुल अलग था। वो सच में एक प्रिंसेस लग रही थी। लड़के तो छोड़ो, यहाँ तक लड़कियां भी ब्लश कर रही थी, पर यू किसी पे भी ध्यान नहीं देती। वो सीधा भागती है माकी के पास। तब माकी यू से पूछता है, क्या उम्मी तुम्हारे साथ नहीं आई? फिर वो बोलती है कि वो आई तो मेरे साथ ही थी, पर वो बार बार अपने आप को शीशे में देख रही है और अपना मेकअप फिक्स कर रही है। और हो भी क्यों ना, उसका बॉयफ्रेंड जो यहाँ पर है, ये यू भी सच में कभी कभी मार खाने के काम करती है। आज सुबह सुबह ही उम्मी ने इसे बहुत बड़ा लेक्चर दिया था कि अपना मुंह बंद रखा करो, पर ये फिर से शुरू हो गई। और वो जैसे ही उसके बारे में बोल रही थी, पीछे से उम्मी आ जाती है और वो बोलती है कि तुमने फिर से अपना मुंह चलाया, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम ऐसी बातें मत करा करो। तब वो झूठ बोलने लग जाती है कि मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, अगर यकीन नहीं आ रहा तो माकी से पूछ लो। और बेचारा माकी बोलता क्या, क्योंकि उम्मी को देख के उसकी बोलती ही बंद हो चुकी थी। वो उसे इस तरह देख रहा था मानो उस जगह पे कोई और एग्जिस्ट करता ही ना हो। और वो बहुत मुश्किल से अपना मुंह खोलता है, बस इतना कहने के लिए कि तुम इस ड्रेस में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो। उम्मी ब्लश कर रही थी, पर वो बोलती है, क्या बस तुम्हें इतना ही कहना है कि मैं बस अच्छी लग रही हूँ और कुछ नहीं? तुम्हें पता है ना कि लड़कियों को तारीफ सुनना पसंद है, पर तुम तो 2-3 शब्द के अलावा और कुछ बोल ही नहीं रहे। पर मानना पड़ेगा, तुमने जो भी कहा वो दिल से कहा, तो मैं तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट करती हूँ। और यू उसे फिर से टीज करने लग जाती है। और तब माकी अपने मन में सोचता है कि यू भी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, और जैसी उम्मीद थी पार्टी में सब लोग उसे ही देख रहे हैं। पर पता नहीं क्यों जब भी मैं उम्मी को देखता हूँ, खासकर जब वो इतनी सुंदर ड्रेस पहन के आती है, तब मानो मेरे दिल की धड़कनें ही रुक जाती हैं। और तभी अचानक से पीछे किसी की आवाज आती है, और वो होती है नीना। और ये आज भी स्कूल के ड्रेस में ही है। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि नीना पक्का यामाबुकी अरिसु की बहन है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, ये दोनों हमेशा स्कूल के कपड़े में ही रहते हैं। चाहे इन्हें पार्टी में जाना हो, बाहर खाना खाने जाना हो, जाकर ये खुद घर में ही क्यों ना हो, ये 24 घंटे स्कूल की ड्रेस में ही रहते हैं। तब यू बोलती है कि नीना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुमने तो साफ मना करा था ना कि तुम हमारे साथ एंजॉय नहीं कर सकती, क्योंकि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो और तुम उसी के साथ पार्टी एंजॉय करोगी। अब इसके बॉयफ्रेंड के साथ क्या हुआ है, वो बस नीना, मुझे और आप लोगों को ही पता है कि किस तरह उसका बॉयफ्रेंड उसे बस यूज ही कर रहा था। पर वो ये बात अभी इन दोनों को नहीं बता सकती थी। तो नीना बोलती है कि प्लान में कुछ चेंज आ गया। ये बहुत बड़ी स्टोरी है, तो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, पर वैसे भी उस बेवकूफ लड़के के साथ टाइम स्पेंड करना ही किसे था, जब मेरे साथ इतनी 2 अच्छी दोस्त हैं और वो दोनों भी ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते। यू भी बोलती है, हाँ हम तीनों रहेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर सेकी भी आ जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारे जाने का समय आ चुका है, तो यहाँ से सब कुछ मैं संभाल लूंगा। और वो वहाँ से निकल जाता है और बाकी सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि बाहर उसकी मॉम उसका वेट कर रही थी और उसकी मॉम बोलती है कि तुमने अचानक से मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, और वैसे भी तुम्हारी तो अंदर पार्टी चल रही थी ना, तो तुम्हारी जगह वहाँ पर काम कौन कर रहा है। तब माकी समझाता है कि उन सब चीजों की चिंता आप मत कीजिए, पार्टी बहुत ज्यादा ही अच्छी चल रही है और मैंने अपनी जगह अपनी दोस्त को बिठा के रखा है, तो जब तक मैं यहाँ पर हूँ वो मेरा काम संभाल लेगा। पर उसकी मॉम बोलती है, चलो वो सब तो ठीक है, पर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? अगर तुम्हें कुछ जरूरी बात करनी थी तो हम वो रात को घर पे भी तो कर सकते थे। तब वो बोलता है कि जो बात मुझे करनी थी वो घर पे नहीं हो सकती, तो प्लीज आप थोड़ा सा वेट कीजिए, वो लोग भी आते ही होंगे। तब उसकी मॉम बोलती है कि वो लोग से तुम्हारा क्या मतलब है, और तभी उसके पास आता है एक कॉल और फिर हमें रिवील होता है कि उनके सामने होते हैं मिनातो और इत्सुकी। और उसकी मॉम और उसके डैड दोनों ही एक दूसरे को देख के हैरान थे, यानी कि इन दोनों को ही नहीं पता था कि आज ये दोनों यहाँ पर मिलने वाले हैं। ये सारा प्लान था मिनातो और माकी का। सबसे पहले तो माकी माफी मांगता है। वो बोलता है कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, पर मेरे पास और कोई रास्ता था ही नहीं। और तब उसके डैड उसकी मॉम की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि बहुत दिन हो गए मिले हुए, और उसकी मॉम भी वैसे ही रिप्लाई करती है कि हाँ हमें मिले हुए बहुत टाइम हो चुका है। दोनों में से कोई भी एक दूसरे से आंखें नहीं मिला रहा था। तब माकी थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि आप दोनों की प्रॉब्लम है क्या? आप दोनों पिछले 15 साल से साथ में थे, मैंने आपको अपनी आंखों से देखा है, आप एक दूसरे के लिए जान तक दे सकते थे, पर जरा आज देखो, आज आप दोनों एक दूसरे से नजर तक नहीं मिला रहे। कम से कम कुछ बात तो करो, चाहे कुछ भी, पर ऐसे नजरें तो मत चुराओ। तब उसकी मॉम बोलती है कि कहने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है।
और तब उनकी नजर पड़ती है मिनातो की तरफ और वो समझ जाती है कि जरूर ये और इत्सुकी डेट कर रहे हैं और मिनातो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है। तब वो बोलती है कि मेरा नाम है मिनातो क्यूका, आपसे मिलके अच्छा लगा। और माकी की मॉम भी उसे रिस्पेक्टफुली ग्रीट करती हैं। वो बोलती है कि तुमसे भी मिलके अच्छा लगा, मेरा नाम है माएहारा मसाकाए। और वो इसके बाद डायरेक्ट पॉइंट पे आती है। वो बोलती है कि मैं और माकी के डैड अब साथ में नहीं है, तो अगर तुम इन्हें डेट कर भी रही हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मिनातो को थोड़ा रिग्रेट हो रहा था। वो बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई सही चीज कर रही हूँ, मुझे भी अंदर से बुरा फील हो रहा है। और शायद उन्हें नोटिस करा होगा कि इत्सुकी मिनातो को वो प्यार नहीं दे रहा जितना मिनातो उसे देती है। और वो उसे एक ताना देते हुए बोलती है कि तुम्हारी ये आदत अभी भी नहीं गई कि उस पर्सन को ही रुलाना जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। और तब इत्सुकी बोलता है कि तुम ये नहीं समझ पाओगी। और इसके बाद ये दोनों लड़ाई करने लग जाते हैं कि मुझे तुम्हारी इसी बात से प्रॉब्लम है, तुम हर बार यही बोलते हो कि तुम हर बार अपने प्रॉब्लम से भागते क्यों हो, तुम मतलब फेस क्यों नहीं करते। अगर तुम्हें मुझसे कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे उल्टा जवाब दो, पर ऐसे हर बार भागने की कोशिश मत करो। तुम बस यही बोलते रहते हो कि तुम नहीं समझ पाओगी, पर क्या तुमने कभी मुझे समझाने की भी कोशिश करी है। तब वो माकी की तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर तुमने हमें ऐसा ही लड़ाई झगड़ा करने के लिए बुलाया था तो मुझे माफ करना, मेरे पास और भी काम है करने के लिए, मैं इन चीजों में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। और वो जाने लग जाता है, पर मिनातो उसे पकड़ लेती है और वो बोलती है इत्सुकी आप यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। और वो उस पर भी भड़क जाता है कि मैं तुम्हारा चीफ हूँ, तो मुझे यहाँ पर नाम लेके मत बुलाओ। और वैसे भी हम दोनों को कुछ जरूरी बात करनी है, क्योंकि मुझे अब समझ में आ रहा है कि तुम दिन में गायब कहाँ पर थी, तुम बिना बोले काम से चली गई थी तो तुम्हें उसकी पनिशमेंट मिलेगी। पर मिनातो बोलती है कि मैं आपको नहीं जाने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जरा माकी की तरफ तो देखो, आप उसको अपनी पीठ नहीं दिखा सकते, वो आपका बेटा है। मैं जानती हूँ कि आप उससे प्यार करते हो, तो आखिर आप उससे भागते क्यों हो। और तब माँ की बीच में आता है और अपने मॉम और डैड का हाथ पकड़ लेता है और वो बोलता है कि प्लीज लड़ाई करना बंद करो, क्या आप दोनों फिर से साथ में नहीं आ सकते। मुझे फिर से वो समय जीना है जब मैं एक छोटा बच्चा था। हम मेरे तब भी दोस्त नहीं थे, पर मैं खुश था क्योंकि मेरे पास आप दोनों थे। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और मुझसे भी। आप दोनों ने कभी भी मुझे कमी महसूस नहीं होने दी। आप मुझे जितना प्यार दे सकते थे आप दोनों ने दिया और आप अभी भी देते हो। पर फिर भी मुझे आप दोनों के बीच में से किसी एक को चूज नहीं करना। अभी स्कूल के टाइम में मैं मॉम के साथ हूँ और कॉलेज के टाइम में मैं आपके साथ रहूंगा। क्या मुझे आप दोनों का ही प्यार नहीं मिल सकता। आप बस मुझे बताओ कि उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई करूंगा, मैं खेल कूद में भी टॉप करूंगा, और अगर आप चाहोगे तो मैं और भी ज्यादा दोस्त बना लूंगा। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज आप दोनों मेरे पास वापस आ जाओ। मैं आप दोनों में से किसी एक को नहीं चुनना चाहता। और तभी वहाँ पर पीछे से आ जाती है उमी और फिर माकी अपने आंसू पोंछने लग जाता है। और इससे पहले उमी वहाँ पर आए, अब माकी अपने आंसू पोंछते हुए बोलता है कि मुझे आप दोनों से बस इतना ही कहना था, मुझे माफ करना कि मैं झूठ बोल के आप लोगों को यहाँ पर लेके आया। और जैसे ही उमी उसके पास आती है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और वो बोलता है कि ये है मेरी गर्लफ्रेंड और ये मेरी पूरी जिंदगी की सबसे पहली दोस्त भी है। इसका नाम है असानागी उमी और इसी की वजह से मैं फिर से स्माइल करना सीखा हूँ। अब बर्फ पड़ चुकी थी, पर उनके घर जाने से पहले माकी बोलता है कि मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि मैं आप दोनों के साथ एक फोटो खिंचवाना चाहता हूँ इस पेड़ के नीचे। तब उसकी मॉम स्माइल करती है और इत्सुकी की तरफ देखती है। वो बोलती है कि मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो एक फोटो खिंचवाना चाहता है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। तब इत्सुकी भी बोलते हैं कि माकी कभी भी कुछ नहीं मांगता, ऐसा पहली बार है वो इतनी जिद कर रहा है कि शायद हम दोनों को उसकी बात सुनी लेनी चाहिए। और इतने साल में पहली बार ये दोनों एक दूसरे से स्माइल करके बात कर रहे थे। तब माकी बोलता है उमी क्या तुम हम तीनों की फोटो क्लिक कर सकती हो। तब उमी बोलती है हाँ मैं कर तो सकती हूँ, पर तुम्हें पता है ना जहाँ पर एक ऐसा पर्सन है जो मुझसे भी अच्छी फोटो क्लिक कर सकता है। माकी थोड़ी देर के लिए हैरान होता है। तब उमी बोलती है कि अब छुपना बंद करो, तुम लोग बाहर आ सकते हो। और हमें दिखाया जाता है नीना, यू और यहाँ तक कि सेकी भी इन सब की बातें सुन रहा था। ये पक्का यू का आइडिया ही होगा क्योंकि उसको दूसरों की बातें सुनना बहुत ज्यादा पसंद है। तब उमी नीना से बोलती है क्या तुम इन लोगों की फोटो क्लिक कर सकती हो क्योंकि तुम इसमें परफेक्ट हो। और नीना वैसे ही करती है, वो उनकी एक फैमिली फोटो खींच देती है और उसमें सभी स्माइल कर रहे थे और ये कोई नकली स्माइल नहीं थी। और फिर ये होने के बाद सब लोग अपने घर चली जाते हैं और बाकी स्टूडेंट
फिर से चले जाते हैं पार्टी हॉल में, जहाँ पर सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। वो नाच रहे थे, गा रहे थे और गेम खेल रहे थे। यहाँ तक कि वहाँ पर खाने के लिए भी कई चीजें थी और बीच बीच में ही सही माकी को भी टाइम मिल जा रहा था एंजॉय करने का। तब यू और माकी नोटिस करते हैं कि वहाँ पर दो लड़कियाँ होती हैं जिनने ड्रेस पहनी होती है ताचिबाना हाई स्कूल की। ये वही स्कूल है जहाँ से ये दोनों आए थे और जैसे कि हम जानते ही हैं उस स्कूल से उमी की बुरी यादें जुड़ी हुई हैं। और इतना भी काफी नहीं था, फिर बाद में पता चलता है कि वो दोनों लड़कियां जिसने उमी को धोखा दिया था वो भी यहाँ पर मौजूद है और माकी समझ चुका था कि ये अब उन्हें माफ करने की कोशिश कर रही है। माकी उससे बोलता है, क्या तुम सच में श्योर हो, तुम उनको माफ करना चाहती हो? तब उमी बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मैं उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा थी। जब उन दोनों ने मुझे धोखा दिया तो मैं पूरी गुस्से से भर चुकी थी। मैं तो उनकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती थी, क्योंकि शायद इसीलिए क्योंकि वो मेरे कुछ ज्यादा ही करीब थे। और उसके बाद से मैंने कोई भी दोस्त नहीं बनाया था सिवाय यू के। पर जब से मैं माकी से मिली उन दोनों के लिए मेरा गुस्सा धीरे धीरे करके कम हो गया। और अब देख के मुझे लगता है कि उस टाइम पे मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया था। पर माकी उसका सपोर्ट करता है। वो बोलता है कि इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है। अगर तुम उनसे बात नहीं करना चाहती तो वो तुम्हारे ऊपर है, पर अगर तुम उन्हें माफ करना चाहती हो तो ये भी डिसीजन पूरा तुम्हारा ही है। जैसे मैं अपने मॉम डैड को पूरी तरह से मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे वो अलग हो चुके हैं, पर फिर भी मेरे मन में एक उम्मीद है। तो वैसे ही तुम अपने दोस्त से तो वापस मिल ही सकती हो। हमारा तुम्हारा पास्ट अच्छा नहीं है, पर फिर भी सब लोग एक मौका डिजर्व करते हैं। और तभी वो दोनों लड़कियां उनके पास आती है और उमी से माफी मांगने ही वाली होती है, पर उमी उन्हें रोक देती है। वो बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं भी गलत थी। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों ने उस दिन मुझसे झूठ बोला था और तुम दोनों मेरे पीठ पीछे बातें भी कर रही थी, पर एक दोस्त होने के नाते मुझे तुम्हें फेस करना चाहिए था, तुमसे फाइट करनी चाहिए थी, ऐसे ही भाग नहीं जाना चाहिए था। मेरा ईगो मेरे बीच में आ गया और इसी वजह से हमारी दोस्ती खराब हो गई। और फिर वो दोनों लड़कियां रोने लग जाती हैं। वो बोलती हैं कि जब से तुम हमारा स्कूल छोड़ के गई थी हम तब से ही तुमसे माफी मांगना चाहते थे, पर हमारी इतनी हिम्मत हुई ही नहीं। हमें लगा तुम हमें कभी माफ करोगी नहीं। प्लीज हमें उस दिन के लिए माफ कर दो। पता नहीं उस टाइम हमने ऐसा क्यों करा, पर हम तुम्हें भी अपना दोस्त मानते हैं। और उमी उन्हें माफ कर देती है, पर वो उन्हें बोलती है कि अगर अगली बार से तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला तो मैं इस बार भागूंगी नहीं, बल्कि मैं तुम्हारा मार बना के भरता बना दूंगी। और वो दोनों लड़के भी बोलने लग जाती हैं कि हाँ, हमें बहुत बुरी तरह मारना कि हम फिर से उठ भी ना पाए, पर प्लीज इस बार हमें छोड़ के मत जाना, हम अपना एक अच्छा दोस्त नहीं खोना चाहते। और फिर यू भी उन्हें गले लगा लेती है और वो बोलती है कि फाइनली हम दोस्तों का ग्रुप फिर से वापस आ चुका है। और ये देख के माकी भी खुश था। हाँ, हालांकि उसके मॉम डैड तो वापस नहीं आए, पर कम से कम इस रात कोई तो वापस आया। और फिर ये पार्टी एंड हो जाती है और सब कुछ अच्छे से गया। अब ये सब खत्म होने के बाद माकी और उमी दोनों जाते हैं एक वॉक पे, जैसे इनने वादा करा था। ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे थे और उन्हें अपने फोन में वो सारी पिक्चर्स देख रही थी जो उसने क्लिक करी थी। और माकी सोचता है कि मुझे फोटो खिंचाना कभी भी पसंद नहीं था, क्योंकि उन फोटो के साथ मेमोरीज जोड़ी होती थी और मेरी मेमोरीज कभी भी अच्छी नहीं थी। पर जब से मैं उमी से मिला हूँ मुझे हंसने का एक रीजन मिल गया है। पता नहीं क्यों जब भी मैं इसके साथ रहता हूँ मुझे और किसी चीज की परवाह रहती ही नहीं। और वो फाइनली एडमिट कर लेता है। वो बोलता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। अगर आप भूल चुके हैं तो अभी तक माकी ने अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं करी थी। हाँ, हालांकि चाहे ये दोनों डेट कर रहे थे, पर फिर भी माकी अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वो उम्मी के लायक नहीं है। और ये सुन के वो थोड़ा ब्लश करने लग जाती है और वो उससे कंफर्म करती है कि तुम मुझे प्यार किस तरह करते हो, क्या एक दोस्त की तरह? तब वो बोलता है कि नहीं, तुम मेरे लिए एक दोस्त से कई गुना ज्यादा हो। और फिर वो आगे बोलता है कि फ्यूचर में क्या होगा मुझे नहीं पता, क्या पता फ्यूचर में हम दोनों बहुत ज्यादा फाइट करने लग जाएं। हम दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद ना करें और भगवान ही जाने कि हम दोनों के बीच में क्या होगा। इसकी गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, पर मैं एक चीज की गारंटी दे सकता हूँ कि मैं तब भी तुमसे इतना ही प्यार करूंगा। मुझ में कुछ खूबी नहीं है और ना मैं दिखने में ज्यादा हैंडसम हूँ, पर मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। और ये सुन के तो वो रोने लग जाती है। इसकी आंखों में तो अभी आंसू आ गए। तब वो बोलता है कि तुम अचानक से रोने क्यों लग गई। फिर वो उसे समझाती है कि बेवकूफ, ये खुशी के आंसू है। तुम्हें पता है कि ये सुनने के लिए मैंने कितना इंतजार करा। और वो उसे गले लगा लेती है और उसके बाद वो भी रोने लग जाता है। और एक दूसरे को रोता हुआ देख ये फिर हंसने भी लग जाते हैं कि हम दोनों सच में क्राई बेबीज हैं, सच में हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं।
और फाइनली ये दोनों किस करते हैं और अब ऑफिशियली ये बन चुके थे कपल्स। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।